बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर गुलफाम है। हमारे डीएलडी के ऑनलाइन क्लासेस का ये वीक नंबर 4 है और ये इस वीक का पहला लेक्चर है। इसका टॉपिक है टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 5 का है। चैप्टर नंबर 5 जो है वो सिक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में। तो अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं और कहाँ तक हम पहुँच। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसे सर्किट हैं जिसमें आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे जो इनपुट आ रही है उस पर डिपेंडेंट होती है। जो कोई पार्ट कॉम्बिनेशनल पार्ट, यहाँ पे कुछ लॉजिकल गेट्स होते हैं और कुछ इनपुट्स होती हैं ए बी सी जैसे जब गिवन है, और यहाँ पे कुछ आउटपुट गिवन है ए बार बी बार सी बार। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो आउटपुट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स पे डिपेंडेंट है और जो करंट आउटपुट है वो कहीं पे स्टोर नहीं होती, तो वो ज़ाया भी हो सकती है। अगर हम उसको स्टोर नहीं कर रहे तो उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई मेमोरी नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है कॉम्बिनेशनल सर्किट। इनपुट जो ही चेंज होती है, यहाँ पे इनपुट चेंज होगी या आउटपुट चेंज हो जाएगी। इसके मुकाबले में सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या है कि सीक्वेंशियल सर्किट्स में कॉम्बिनेशनल पार्ट के साथ एक मेमोरी एलिमेंट ऐड हो जाता है। वो इसलिए ऐड होता है कि प्रीवियस आउटपुट जो है, जो जनरेट हुई है, उसको हम स्टोर कर सकें और उसको फिर दोबारा एज एन इनपुट यूज़ कर सकें। तो सीक्वेंशियल सर्किट में एक एक्सटर्नल इनपुट होती है जो कि यहाँ से आ रही है और एक इंटरनल इनपुट होती है जो कि फंक्शन ऑफ प्रीवियस आउटपुट होती है। प्रीवियस आउटपुट हमने मेमोरी एलिमेंट में स्टोर की, उसको एक फीडबैक पाथ के जरिए हमने वापस एज एन इनपुट यूज कर दिया टू जनरेट नेक्स्ट आउटपुट। ये जो मेमोरी एलिमेंट है, ये जो बेसिक मेमोरी एलिमेंट है वो कैपेबल होता है स्टोरिंग 1 बिट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये सीक्वेंशियल सर्किट्स जो है वो इनमें कॉम्बिनेशनल से ये डिफरेंस आ गया कि एक कॉम्बिनेशनल पार्ट है और एक मेमोरी एलिमेंट है। जो कॉम्बिनेशनल पार्ट है तो इनपुट एक्सटर्नल भी मिल रही है और प्रीवियस जो आउटपुट जनरेट हुई है वो फीडबैक पाथ के जरिए एज एन इनपुट दोबारा मिल रही है। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स की दो टाइप भी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी हैं। इनमें एक है एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स और दूसरे हैं सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या हैं? वो ऐसे सर्किट्स हैं कि जिसमें जो कॉम्बिनेशनल पार्ट से आउटपुट जनरेट होती है उसको एज ए फीडबैक पाथ हम करंट स्टेट के तौर पे एज ए इनपुट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जिस पार्ट में हम उसको स्टोर कर रहे हैं वो कोई सिंक्रोनाइज नहीं है, उसको कोई क्लॉक सिग्नल नहीं मिल रहा, कोई क्लॉक इसमें यूज़ नहीं हो रही। जो स्टोरेज एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं वो क्लॉक लेस हैं या वो सिंपल डिले एलिमेंट्स हैं जो प्रीवियस आउटपुट को सम डिले के साथ एज एन इनपुट दे रहे हैं नेक्स्ट आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो ये सिंपल एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है विद फीडबैक पाथ। और इस तरह के एसिंक्रोनस सर्किट्स जो है वो डिज़ाइन करने वो थोड़े हार्ड हैं, मुश्किल हैं। इसके मुकाबले में जो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं वो क्या है, उसमें जो मेमोरी एलिमेंट है, सीक्वेंशियल सर्किट का जो पार्ट है मेमोरी एलिमेंट, वो एक क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है। एक क्लॉक सिग्नल होता है जो उसको सिंक्रोनाइज करता है। क्लॉक सिग्नल क्या है? एक पीरियोडिक सिग्नल है विद रिपीटिंग जीरोज एंड वंस। एक रिपीटिंग पैटर्न है जीरोज और वंस का, उसके साथ एक पीरियोडिक सिग्नल है क्लॉक सिग्नल जो कि मेमोरी एलिमेंट को सिंक्रोनाइज करता है। इसका क्या मतलब है? क्लॉक डिटरमिन्स व्हेन कंप्यूटेशनल एक्टिविटीज अकर। क्लॉक ये डिटरमिन करता है कि कब जो है वो मेमोरी एलिमेंट में डाटा स्टोर हो सकता है, कब चेंज हो सकता है। क्योंकि बाकी सिग्नल्स हैं, इनपुट्स जो आ रही हैं, ये जो सिग्नल्स हैं ये क्या डिटरमिन करते हैं कि क्या चेंजेस आएंगी यहाँ पे। तो क्लॉक क्या डिटरमिन करेगा कि कब चेंजेस आएंगे। तो ये सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। इसी तरह हमारे पास
ये पिछले चैप्टर में आपने पिछले लेक्चर में बिल्कुल स्टार्ट में सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, एसिंक्रोनस क्या होते हैं, वो पढ़े भी हैं। मैं उनको रिकैप कर रहा हूँ कि जी सीक्वेंशियल सर्किट्स कॉम्बिनेशनल से इस तरह डिफरेंस है कि जी उसमें एक मेमोरी एलिमेंट है, और एसिंक्रोनस उसकी दो टाइप्स हैं। एसिंक्रोनस मेमोरी एलिमेंट क्लॉक से कंट्रोल नहीं है, और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल जिसमें मेमोरी एलिमेंट क्लॉक से कंट्रोल है। अब जो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, और इस चैप्टर में आगे हम सारे जो सर्किट्स पढ़ेंगे वो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स होंगे। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स जो हैं वो क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स भी कहलाते हैं, क्योंकि वो क्लॉक से कंट्रोल होते हैं। तो मेमोरी एलिमेंट की जगह पे जो सबसे बेसिक मेमोरी यूनिट कह लें जो यूज हो सकता है उसको कहते हैं लैच। लैच एक ऐसा बेसिक मेमोरी एलिमेंट है जो कि सीक्वेंशियल सर्किट में यूज होता है। एक लैच जो है वो एक बाइनरी स्टोरेज एलिमेंट है जो कि एक जीरो या वन को स्टोर कर सकता है। बेसिक मेमोरी है ये, और लैच इजी टू बिल्ड। तो आपने पिछले चैप्टर में, तो पिछले लेक्चर में, चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 1 में, जो कि लेक्चर नंबर 9 था इन ऑनलाइन वीडियोज का, उसमें आपने सारा पढ़ा है कि लेचेस क्या कौन कौन से होते हैं, कैसे डिज़ाइन होते हैं, एस आर लेच क्या होता है, डी लेच क्या होता है, यहाँ तक आप पहुँच गए थे। तो ये उस लेक्चर का एक स्क्रीन शॉट है जो कि मैंने यहाँ पे लिया कि यहाँ तक आप बिल्कुल लास्ट में पहुँच गए थे। एस आर लेच के बाद आपने एक डी लेच डिज़ाइन किया था। तो डी लैच क्या है? एक सीक्वेंशियल सर्किट का बेसिक मेमोरी एलिमेंट है जो कि 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो डी लैच में क्या होता है, एक इनेबल बिट है। अगर इनेबल 1 हो तो डी पे अगर 0 हो तो क्यू आउटपुट पे 0 आ जाएगा। तो डी पे अगर 1 हो तो क्यू आउटपुट पे 1 आएगा। आपने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में यहाँ था। जो डी लैच हमने देखा है इनेबल के साथ, अगर उस इनेबल को हम क्लॉक का नाम दें, क्लॉक सिग्नल के साथ देखें, तो उस ई को हम सी कहें, तो डी लैच बनेगा जो हमने एस आर लैच से बनाया पहले आपने देखा, वो इस तरह बनेगा। तो अगर वो क्लॉक जब ज़ीरो होगी तो जो भी प्रीवियस स्टेट है वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगी। क्लॉक जब 1 होगी, एक्टिव होगी, जब हम जैसा कि हमने इनेबल में देखा कि इनेबल जब एक्टिव होगी, फिर जो डी पे इनपुट होगी अगर 0 है तो आउटपुट पे 0 आ जाएगी, तो डी पे अगर 1 होगी तो आउटपुट पे 1 आ जाएगी। तो इसको अगर हम इसकी टाइमिंग डायग्राम देखें, तो ये क्लॉक का सिग्नल आ गया जो कि रिपीटिंग 1 और 0 के साथ आ रहा है। ये डी इनपुट का सिग्नल आ गया, और ये अब आउटपुट क्या आएगी, जब हम चलेंगे तो क्लॉक जब 1 होगी, लेवल 1 पे आएगी क्लॉक, तो जो इनपुट डी पे है, डी पे अब 1 है तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा। तो अब ये आउटपुट पे 1 आ गया। जो ही क्लॉक 1 से 0 हुई है तो अब जो है वो चेंज नहीं होगी आउटपुट। तो उसके बाद जब दोबारा लेवल 1 आएगा तो फिर जो आउटपुट है, जो इनपुट है, अब इनपुट डी 0 है तो आउटपुट पे 0 आ गई, तो फिर ये अगले लेवल पे चेंज होगा, उस वक्त तक चेंज नहीं होगा। तो लैच जो होता है वो लेवल ट्रिगर डिवाइस होती है, क्लॉक के लेवल पे ये अपना डाटा चेंज करता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम देखें, यहाँ पे एक और टाइमिंग डायग्राम अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो क्लॉक पीरियड है वो ज़्यादा है। अब अगर इसके दौरान अगर हम देखें तो जो डी इनपुट है वो पहले 1 थी, फिर 0 हुई, फिर 1। तो हमने देखा कि जी जब क्लॉक एक्टिव होगी, 1 होगी, तो जो भी डी की वैल्यू होगी वो आउटपुट पे आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो एक ही क्लॉक पीरियड के दौरान, ये क्लॉक पीरियड है, तो पहले डी इनपुट 1 थी तो आउटपुट 1 हुई, उसी पीरियड के दौरान डी इनपुट 0 हुई तो आउटपुट 0 हो। तो ये आउटपुट 0 होने का मतलब ये है कि अब नई आउटपुट आ गई है। अब जो है वो प्रीवियस जो इनपुट थी, जो प्रीवियस इनपुट थी 1, वो आउटपुट पे आई थी, वो स्टोर नहीं हो सकी। उसी दौरान उसी पीरियड पे जो इनपुट चेंज हुई है, डी 0 हुई है, तो आउटपुट भी चेंज हो गई। तो लैचेज जो है वो
जैसे कि पहले आपने पढ़ा कि लैचेज जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो इनपुट पे सिग्नल आता है वो उस वक्त आउटपुट पे चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है कि क्योंकि ये लेवल पे ट्रिगर कर सकता है। जब तक वो लेवल क्लॉक का उतना रहेगा, जैसे यहाँ पे अब क्लॉक पीरियड ज़्यादा है तो इस दौरान इसने अपनी वैल्यू 2 दफ़ा चेंज कर दी। तो ये 2 दफ़ा वैल्यू चेंज करने का ये मतलब है कि पहली वैल्यू ये स्टोर नहीं रख सका, उसको हम स्टोर करना चाहते थे लेकिन स्टोर नहीं कर सके, नई वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया। अच्छा, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि लैच में ये प्रॉब्लम है, वो ट्रांसपेरेंट है। एज लॉन्ग एज क्लॉक का लेवल 1 रहता है तो लैच अपनी वैल्यू को स्टोर नहीं रख सकता, वो चेंज भी हो सकता है। एक ही लेवल में 2 दफ़ा वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम की वजह से, इस अनसर्टेनिटी की वजह से लैच को हम एज ए रिलायबल स्टोरेज एलिमेंट यूज़ नहीं कर सकते। स्टोरेज एलिमेंट को हम सीक्वेंशियल सर्किट में इसलिए लाए थे कि जी हम अपनी प्रीवियस आउटपुट को स्टोर कर सकें और अगले साइकिल में उसको एज एन इनपुट यूज़ कर सकें। लेकिन अगर हम एक चीज़ स्टोर न कर सकें, एक ही साइकिल में वो एक चीज़ ज़ाया हो जाए और उससे अगली चीज़ स्टोर हो जाए, तो हमारी तमाम कंप्यूटेशन जो है वो गलत हो सकती है। तो इसका मतलब है हम एक ऐसा मेमोरी एलिमेंट चाहते हैं जो कि रिलायबल हो। तो ऐसा बेसिक यूनिट जो कि सिक्वेंशियल सर्किट्स में यूज़ होता है स्टोरेज के लिए, उसका नाम है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप भी लैचेस से मिल के बनता है और ये एक वन फ्लिप फ्लॉप इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। और एक सर्किट में एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं अगर एक से ज़्यादा बिट्स हमने स्टोर करनी है। तो क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट जो आगे हम पढ़ेंगे उनमें हम जो यूज़ करेंगे वो मेमोरी एलिमेंट कौन सा होगा, फ्लिप फ्लॉप। अब फ्लिप फ्लॉप कैसे डिज़ाइन होता है, जैसा कि हमने देखा डी लैच हमने पढ़ा इनेबल्ड के साथ, क्लॉक के साथ। तो अगर हम दो डी लैचेस को लें, एक को मास्टर डी लैच कहें, दूसरे को स्लेव डी लैच कहें और ये क्लॉक प्रोसेस को दें, तो अब क्या होगा कि मास्टर लैच जो है वो एक्सटर्नल डी से वैल्यू ले रहे हैं और जो स्लेव डी लैच है वो मास्टर डी लैच की जो आउटपुट है उसको एज एन इनपुट ले रहे हैं। अब क्या होगा कि जब क्लॉक सिग्नल पे दोनों लैचेस डिपेंड कर रहे हैं, जब क्लॉक 1 होगा, क्लॉक का सिग्नल 1 होगा, 1 का मतलब है लैच लेवल 1 पे क्लॉक जाएगी, तो ये पहले वाला जो मास्टर लैच है ये इनेबल हो जाएगा और ये इन्वर्टर के जरिए क्लॉक का सिग्नल जहाँ से 0 होकर इसको मिलेगा तो ये डिसेबल हो जाएगा। अब ये इनेबल होगा तो जो डी पे इनपुट है वो वाई पे आ जाएगी। तो ये जब क्लॉक लेवल 1 पे गई तो ये डी की इनपुट वाई पे आ गई, लेकिन ये अभी आउटपुट पे नहीं गई क्योंकि ये वाला लैच डिसेबल है। और जो ही क्लॉक 0 होगी तो ये मास्टर जो है वो डिसेबल होगा। अब ये डी की कोई इनपुट नहीं ले सकता, चाहे डी की इनपुट चेंज हो जाए ये नहीं ले सकता। अब जो ये वाला लैच इनेबल हो गया, ये लैच इनेबल हो गया तो इसका मतलब है वाई पे जो वैल्यू प्रीवियसली आई थी वो अब इसकी आउटपुट पे आ जाएगी। अब जब ये अगली दफ़ा क्लॉक दोबारा 1 होगा तो तब ये डी जो है वो यहाँ से डी की वैल्यू इधर जाएगी और ये फिर आइसोलेट हो जाएगा। तो ये दो लेचेज मास्टर स्लेव लेचेज से मिलके ये एक डी फ्लिप फ्लॉप बन गई। ये जो सर्किट ऊपर इस पूरे को अगर हम कह सकते हैं ये एक डी फ्लिप फ्लॉप। तो ये अब क्या कर रहा है, ये सिर्फ क्लॉक के एज पे डाटा चेंज कर रहा है। पहले वैल्यू चेंज हुई यहाँ पे, अब अगली दफ़ा जब ये क्लॉक पूरी लेवल 1 0 गुजार के अगली दफ़ा लेवल 1 आएगा तो तब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वैसे चेंज नहीं हो सकती। तो ये एज पे अपना डाटा चेंज कर सकता है। तो इस सर्किट को हम कह रहे हैं कि ये सर्किट क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप है। दो डी लैचेस से मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमने एक डी फ्लिप फ्लॉप बना ली। तो ये जो कंट्रोल लैचेस हैं फ्लिप फ्लॉप, कंट्रोल लैचेस जो है वो क्या है, लेवल ट्रिगर्ड है और फ्लिप फ्लॉप क्या है, वो एज ट्रिगर्ड है। क्लॉक के पॉजिटिव एज पे फ्लिप फ्लॉप अपना डाटा चेंज करेगा या नेगेटिव एज पे चेंज करेगा। ये जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप की ग्राफिक सिंबल है। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप होगा तो उसको ऐसे हम क्लॉक के साथ शो करेंगे
और नेगेटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप होगा तो इधर क्लॉक के साथ एक बबल शो करेंगे। ये बबल ये शो कर रहा है कि ये क्लॉक के नेगेटिव एज पे अपना डाटा चेंज कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप, ये लेवल पे नहीं चेंज करेगा, फिर अगले एज पे करेंगे और ये पॉजिटिव एज पे चेंज करेगा। तो हमने क्या किया, हमने लेचेस को इम्प्रूव किया विद फ्लिप फ्लॉप। अब लेचेस फ्लिप फ्लॉप क्या करेंगे, जो कि वेल डिफाइंड टाइम पे अपना डाटा चेंज करेंगे। हम जो है वो अब सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करने के लिए फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। फ्लिप फ्लॉप क्या हुआ, इसकी क्या डेफिनेशन हुई कि फ्लिप फ्लॉप इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन इन a stable state. The output of flip flop is either 0 or 1. लैचेस सेंसिटिव हैं, लेवल सेंसिटिव हैं, फ्लिप फ्लॉप एज सेंसिटिव हैं और कंट्रोल्ड हैं क्लॉक से और एज पे अपना डाटा चेंज करते हैं। और एक सर्किट में एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप यूज हो सकते हैं और एक ही क्लॉक सारे फ्लिप फ्लॉप्स को कंट्रोल कर सकती है। और फ्लिप फ्लॉप कैसे डिज़ाइन हुए हैं, लैचेस के बेसिक सर्किट्स को यूज करके हमने फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्ट किए। ये फ्लिप फ्लॉप की बेसिक्स आ गई। अब जो कि डी फ्लिप फ्लॉप हमने ऑलरेडी डिजाइन किया है, ये उसकी ग्राफिक सिंबल है। ये डी इनपुट है, ये क्यू आउटपुट है, ये क्यू बार आउटपुट है, ये क्लॉक है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप की ग्राफिक सिंबल है, ये नेगेटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप की ग्राफिक सिंबल है। जैसे कि डी लैच की जो इक्वेशन थी कि जो भी डी इनपुट पे वैल्यू होगी वही आउटपुट पे आ जाएगी, और डी फ्लिप फ्लॉप भी यही करेगा, जो डी इनपुट पे वैल्यू होगी वही डी की आउटपुट पे आ जाएगी अगले क्लॉक साइकिल के एच पे। तो इस चीज़ को किसमें हम डिफाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में। कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होता है, दिस टेबल डिफाइंस द लॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप बाय डिस्क्राइबिंग इट्स ऑपरेशन इन टेबुलर फॉर्म। ये जो टेबल गिवन है ये डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल कहलाता है कि डी इनपुट है और ये नेक्स्ट स्टेट वैल्यू है। तो डी के इनपुट पे 0 होगा तो आउटपुट अगले साइकिल में 0 आएगी। टी प्लस 1 का मतलब है टाइम पीरियड का जो अगला साइकिल आएगा। डी की इनपुट पे 1 होगी तो आउटपुट पे 1 आएगी। ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल कहलाता है। ऐसा टेबल जो कि उसकी प्रॉपर्टीज को एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक टेबल कहते हैं। तो ये जब डी नेक्स्ट साइकिल में वैल्यू 0 हो जाए तो उसको हम रीसेट का ऑपरेशन कहते हैं, और नेक्स्ट साइकिल में वैल्यू 1 हो जाए तो उसको सेट का ऑपरेशन कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी डी फ्लिप फ्लॉप की, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसी इक्वेशन जो कि उसकी लॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लिप फ्लॉप को इक्वेशन की फॉर्म में डिस्क्राइब करे उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि ये एक वन वेरिएबल का ट्रुथ टेबल कह लें, तो एक इनपुट है डी, उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 0 1 और एक आउटपुट है क्यू। तो ये जो आउटपुट का फंक्शन है इसकी क्या इक्वेशन आएगी, इसकी वही इक्वेशन आएगी जो इनपुट है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो ये नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन इसको कह लें या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कह लें डी फ्लिप फ्लॉप की। वो क्या है, क्यू ऑफ टी प्लस 1 इज इक्वल टू डी, जो डी इनपुट होगी वही आउटपुट होगी। क्यू ऑफ टी जो है वो करंट स्टेट को रेफर करता है और क्यू ऑफ टी प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट को आफ्टर क्लॉक अराइव्स। तो ये क्यू ऑफ टी प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट होती है कि जी जब क्लॉक आ जाएगी तो उसके बाद आउटपुट पे क्या वैल्यू आएगी जो कि चेंज होती आएगी क्लॉक के एज के साथ। क्यू ऑफ टी प्लस 1 वो नेक्स्ट स्टेट वैल्यू होती है। तो हमने एक डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया दो डी लैचेस से मास्टर स्लेव की कॉन्फ़िगरेशन में, उसकी ये ग्राफिक सिंबल आ गई फ्लिप फ्लॉप की, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल आ गया कि इनपुट पे 0 होगा तो आउटपुट पे 0, इनपुट 1 होगा तो आउटपुट पे 1, और ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब कुछ और फ्लिप फ्लॉप भी हैं। डी फ्लिप फ्लॉप तो मोस्ट इकोनॉमिकल फ्लिप फ्लॉप है और एफिशिएंट भी है। इसमें बिल्कुल थोड़े गेट्स चाहिए होते हैं, लेकिन जो तीन मेजर ऑपरेशन हैं कि हम कभी सेट करना चाहते हैं, कभी रीसेट करना चाहते हैं और कभी प्रीवियस आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं,
तो दो ऑपरेशन तो ये कर लेता है, सेट और रीसेट, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन नहीं करता कि जब प्रीवियस आउटपुट अगर 1 थी उसको कॉम्प्लीमेंट करना हो, 0 करना हो, तो हम क्या करेंगे, तो ये ऑपरेशन ये परफॉर्म नहीं कर सकते। ये सिर्फ डी को देखता है, डी पे अगर 0 हो तो आउटपुट पे 0, डी पे 1 हो तो आउटपुट पे 1। ये सेट और रीसेट के ऑपरेशन करता है। तो हमने दो और फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन किए यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप और सम एक्सटर्नल लॉजिक। डी फ्लिप फ्लॉप हमारा बेसिक कोर यूनिट होगा दूसरे फ्लिप फ्लॉप की डिज़ाइनिंग में भी, और उसके बाद कुछ एक्सटर्नल लॉजिक यूज़ करके हमने दो मजीद फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन किए। एक का नाम है जेके और एक का नाम है टी फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, इसमें दो इनपुट्स हैं जे और के, एक जे इनपुट है और एक के इनपुट है, और दो आउटपुट्स हैं क्यू और क्यू बार, जैसे कि डी फ्लिप फ्लॉप की। एक डी फ्लिप फ्लॉप है, दो इनपुट्स हैं, यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल लॉजिक हमने यूज़ की, लॉजिकल गेट्स यूज़ किए, इनकी मदद से हमने एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप बनाया जो कि चारों ऑपरेशन कर सकता है। अब ये कैसे आते हैं, ये गेट्स कैसे आते हैं, ये हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो बी के इनपुट पे हमने क्या लगा लिया कि जे क्यू बार, बी के इनपुट पे हमने लगा लिया जे क्यू बार, क्यू बार यहाँ से हमने लिया प्रीवियस जो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट थी, प्लस के बार, के को कन्वर्ट करके, और क्यू जो प्रीवियस आउटपुट थी उसको लेके इन दोनों को ऐड करके आर करके ये इक्वेशन हमने डी की इनपुट पे लगा दी। अब डी की इनपुट पे लगा लिया एक डी फ्लिप फ्लॉप, और इन तीन गेट्स के साथ हमने एक फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया, इसको जे के कहते हैं। ये गेट्स कैसे आते हैं ये हम थोड़ी देर बाद देखें। अब जे के फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, ये उसकी ग्राफिक सिंपल आ गई, जे और के दो इनपुट्स हैं, क्यू और क्यू बार दो आउटपुट्स हैं। अब ये कौन कौन से ऑपरेशन करेगा, ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब जे और के हमारे पास जीरो जीरो होगा। अच्छा, जब जे और के जीरो जीरो होंगे दोनों, तो क्या होगा, हमारे पास डी पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगी। तो क्लॉक एज लीव्स आउटपुट अनचेंज। जे पे जीरो होगा, के पे जीरो होगा, तो डी इनपुट पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जब डी पे जीरो हो तो हमें पता है डी की जो वैल्यू जीरो हो तो वो क्या आ जाएगा, डी पे अगर क्यू आएगा, डी पे जीरो नहीं आएगा, डी पे क्यू आएगा, तो डी पे क्यू आए तो इसका मतलब है जो वैल्यू डी पे होती है वो आउटपुट पे आ जाती है। तो प्रीवियस वैल्यू जो क्यू ऑफ टी की थी वही नेक्स्ट साइकिल में आ जाएगी अगर दोनों वैल्यू जीरो हों। तो अगर जे पे वन होगा, के पे जीरो होगा, फिर डी पे क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से जे पे वन के पे जीरो हो तो डी पे क्या आ जाएगा, क्यू बार प्लस क्यू। क्यू बार प्लस क्यू का ये मतलब है या क्यू वन होगा तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये वन होगा तो वन मिलेगा, कांस्टेंट वन मिलेगा डी पे। तो डी पे वन हो तो आउटपुट पे क्या आता है, वन आता है। तो आउटपुट इस कम्बिनेशन के लिए जे वन हो, के जीरो हो, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ये सेट का ऑपरेशन हो जाएगा। इसी तरह जब जे जीरो हो, के वन हो, तो डी पे कांस्टेंट जीरो आ जाएगी, ये रीसेट का ऑपरेशन हो जाएगा। इसी तरह जब जे पे वन हो और के पे वन हो तो डी पे क्यू बार आ जाएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन हो जाएगा। पिछली जो वैल्यू है क्यू ऑफ टी उसका कॉम्प्लीमेंट होकर डी की इनपुट पे आ जाएगा, और जो डी की इनपुट पे होता है वो नेक्स्ट वैल्यू होती है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्यू बार आ जाएगी, प्रीवियस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट। अब जे पे और के पे जीरो हो तो डी पे प्रीवियस वैल्यू मेंटेन रहेगी, तो वही नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्यू पे प्रीवियस वैल्यू मेंटेन रहेगी। तो ये चारों ऑपरेशन कि प्रीवियस वैल्यू अनचेंज हो, कॉम्प्लीमेंट हो, रीसेट हो या सेट हो, ये चारों ऑपरेशन जे के से हम कर सकते हैं। जे और के पे हम इस तरह देंगे, वन और जीरो देंगे, वन और जीरो देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू पे वन। सेट का ऑपरेशन जे और के पे जीरो वन, क्यू पे जीरो, जे और के पे वन वन, क्यू पे क्यू बार, जे और के पे जीरो जीरो, क्यू पे क्यू वैल्यू, नेक्स्ट साइकिल में भी वही रहेगी। तो इनको अगर हम, ये जे के फ्लिप फ्लॉप है, इसकी ये ग्राफिक सिंबल आ गई, तो इसका करेक्टरिस्टिक टेबल क्या बन गया, तो जे के जीरो जीरो, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, क्यू ऑफ टी प्लस वन वैल्यू क्या होगी, वो क्यू ऑफ टी ही होगी, जो प्रीवियस वैल्यू है वही नेक्स्ट साइकिल में रहेगी। जे पे जीरो, के पे वन, तो रीसेट का ऑपरेशन होगा।
जे पे 1 के पे 0 तो सेट का ऑपरेशन है, और जे पे 1 के पे 1 तो क्यू बार ऑफ टी पिछली वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो चारों ऑपरेशन हमें जे के फ्लिप फ्लॉप से मिलते हैं, नो चेंज, रीसेट, सेट और टॉगल। डी फ्लिप फ्लॉप सिर्फ ये दो ऑपरेशन कर रहा था, सेट और रीसेट। तो डी फ्लिप फ्लॉप के साथ कुछ एक्सटर्नल गेट्स के साथ हमने ये चारों ऑपरेशन कर लिए, दो इनपुट्स दिए के के साथ। तो इस फ्लिप फ्लॉप को हमने नाम दिया जे के का। अब इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? तो फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन क्या है? ये फ्लिप फ्लॉप कैसे डिजाइन हुआ है? जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने देखा, एक डी फ्लिप फ्लॉप है, उसके इनपुट पे कुछ गेट्स हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे क्या लगा हुआ है? जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। और हमें ये पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन क्या होती है? क्यू ऑफ टी प्लस वन इज इक्वल टू डी। तो जे के की नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन क्या बनेगी? वो भी यही बन जाएगी कि इस डी की जगह पे अगर हम ये पूरी इक्वेशन डाल दें, जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, क्यू ऑफ टी प्लस वन जे के की क्या आ जाएगी? जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। ये इक्वेशन आ गई है जे के फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे ये इक्वेशन थी, डी की ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो इस डी की जगह पे अगर ये वैल्यू डालें तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाती है। ये जे के की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये जे के का करेक्टरिस्टिक टेबल है, ये उसकी ग्राफिक सिंबल। जे के कैसे बनता है? डी फ्लिप फ्लॉप से कुछ एक्सटर्नल गेट्स लगा दी, ये और के दो इनपुट्स होते हैं, उससे ये डी जे के फ्लिप फ्लॉप बन गई। ये दूसरा हमारा फ्लिप फ्लॉप है जो कि चारों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है वो है टी फ्लिप फ्लॉप। तो जो जेके के चार ऑपरेशन थे, नो चेंज, रीसेट, सेट और कॉम्प्लीमेंट, उनको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो सेट और रीसेट तो डी से हो रहे थे, तो नो चेंज और कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन सिर्फ हम करना चाहें तो वो टी से हम कर सकते हैं। तो एक नया फ्लिप फ्लॉप हमने डिजाइन किया, इसको टी फ्लिप फ्लॉप का नाम दिया गया, जो कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहलाता है या कॉम्प्लीमेंटेड फ्लिप फ्लॉप भी कहलाता है। तो ये ग्राफिक सिंबल है, टी इनपुट है। तो अगर हमने ये देखा था कि जे के पे 0 0 हो तो वो प्रीवियस वैल्यू को मेंटेन रखता है, और जे के पे 1 1 हो तो वो कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर ये वाले दोनों ऑपरेशन सेट और रीसेट तो हम डी से कर रहे थे, ये वाले दो ऑपरेशन हम टी से करना चाहते हैं, नो चेंज और कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन। अब अगर देखें इसमें जे सेम है, के सेम है, 0 0 है तो नो चेंज, ये सेम है, के सेम है, 1 1 है तो कॉम्प्लीमेंट। तो अगर एक इनपुट हमारे पास आए, जैसे कि टी इनपुट हमारे पास एक आ रही है, तो इसको अगर हम जे पे भी कनेक्ट कर दें और के पे भी कनेक्ट कर दें, अब अगर हम टी पे 0 दें तो जे पे भी 0 आ जाएगा, के पे भी 0 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? 0 0, जे के 0 0 होगा तो प्रीवियस वैल्यू मेंटेन रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगी। टी पे अगर हम 1 दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जे पे 1 के पे 1, तो प्रीवियस वैल्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी जे 1 पे और के 1। तो ये एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप बन गया है जिसको हमने टी फ्लिप फ्लॉप का नाम दिया, जो कि टॉगल कर सकते हैं कि टी 0 होगा प्रीवियस वैल्यू मेंटेन रहेगी, टी 1 होगा तो प्रीवियस वैल्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये जे के को दोनों को इकट्ठा लगा के एक इनपुट के थ्रू हम टी फ्लिप फ्लॉप हमने बना दी। तो अब अगर ये जो इक्वेशन थी जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, जे और के की जगह पे हम टी लगा लें सेम, तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है? ये बन जाती है टी क्यू बार प्लस टी बार क्यू। ये क्या बन गई? ये टी एक्सक्लूसिव क्यू। तो डी पे क्या अगर हम लगाएं? टी एक्सक्लूसिव क्यू, तो ये हमारा फ्लिप फ्लॉप जो टी वाला है ये डी से डिजाइन हो जाएगा। ये जो इक्वेशन थी इसमें जे क्यू बार प्लस के बार क्यू की जगह पे अगर हम टी दें, यहाँ पे भी टी दें, जैसे कि हमने इधर इकट्ठा कनेक्ट कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई टी प्लस क्यू। तो डी फ्लिप फ्लॉप पे जो प्रीवियस वैल्यू है क्यू उसको, और एक वैल्यू है टी उसको एक्सक्लूसिव पार करके अगर हम दे दें तो हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं कि जी टी पे 0 होगा, टी पे 0 होगा, यहाँ से क्यू आ रहा है तो टी 0 एक्सक्लूसिव क्यू क्या आएगा? वो क्यू आएगा, तो क्यू डी पे आएगा तो नेक्स्ट साइकिल में क्यू वैल्यू मेंटेन रहेगी। टी पे 1 होगा, यहाँ से क्यू आ रहा है तो 1 एक्सक्लूसिव क्यू क्या होता है? क्यू बार। तो डी पे अगर क्यू बार आएगा तो नेक्स्ट साइकिल पे क्यू बार आ जाएगा। तो ये नया फ्लिप फ्लॉप डिजाइन हुआ है जो कि टी फ्लिप फ्लॉप है, जो कि
टी पे 0 के साथ यह टी फ्लिप फ्लॉप का ग्राफिक सिंबल है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या है कि टी पे 0 होगा तो प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट साइकिल में मेंटेन रहेगी, टी पे 1 होगा तो प्रीवियस वैल्यू का नेक्स्ट साइकिल में कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। ये डी से इस तरह डिफरेंस है कि डी पे यहाँ पे 0 हो तो यहाँ पे 0 हो जाता था चाहे प्रीवियसली जो भी था। यहाँ पे 0 होने से यहाँ पे 0 नहीं हो रहा, यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू अगर 1 है तो 1 रहेगी, 0 है तो 0 रहेगी, प्रीवियस वैल्यू को मेंटेन कर रहा है अगले साइकिल में। और यहाँ पे 1 है तो प्रीवियस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो दो ऑपरेशन नो चेंज और कॉम्प्लीमेंट ये टी से हो रहे हैं, सेट और रीसेट डी से होती है, और जे के चार ऑपरेशन कर सकते हैं। तो नो चेंज और टॉगल का ऑपरेशन इससे आ जाता है। और ये इसकी डी फ्लिप फ्लॉप से टी से क्यू करके हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, जो डी की इनपुट वैल्यू होगी, डी की इनपुट वैल्यू क्या है, टी एक्सक्लूसिव क्यू, तो वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, क्यू ऑफ टी प्लस 1 इज इक्वल टू टी एक्सक्लूसिव क्यू। ये तीन फ्लिप फ्लॉप हमारे डिजाइन हो गए, डी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। इन तीनों का अगर हम कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखें, ये डी का कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, ये इसकी सिंबल है 0 1 0 1 आउटपुट पे। इधर 0 इनपुट पे हो तो चाहे प्रीवियसली जो भी थी वो खत्म हो जाएगी, आउटपुट पे 0 आ जाएगी, चाहे 1 थी या 0 थी रीसेट हो जाएगी। यहाँ पे 1 होगी तो प्रीवियसली जो भी आउटपुट थी उसको सेट कर देगा, 1 वैल्यू कर देगा। जय क्या करेगा, 0 0 पे नो चेंज, 0 1 पे रीसेट, 1 0 पे सेट, 1 1 पे टॉगल कॉम्प्लीमेंट। तो टी क्या करेगा, 0 पे नो चेंज, 1 पे कॉम्प्लीमेंट। ये तीनों फ्लिप फ्लॉप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, डी की क्यू ऑफ टी प्लस 1 इज इक्वल टू डी, जो इनपुट है वही नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन है। जे के की क्या है नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन, जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। तो टी की क्या है, टी एक्सक्लूसिव क्यू। ये इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब हम आते हैं उस डेरिवेशन की तरफ, उस एनालिसिस की तरफ कि जे के की जो इक्वेशन है, जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, वो कैसे आती है। ये जो हमने जे के फ्लिप फ्लॉप बनाया था, एक डी फ्लिप फ्लॉप था और दो इनपुट थी जे के, इससे ये जो इक्वेशन है ये कैसे आती है। ये जो इक्वेशन है जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, इसकी डेरिवेशन कैसे आती है। तो अगर आप इस तरह एज्यूम करें कि हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप है डी फ्लिप फ्लॉप, उसकी एक आउटपुट है क्यू, वो भी एज एन इनपुट हमारे पास अवेलेबल है, जे इनपुट अवेलेबल है, के इनपुट अवेलेबल। तो तीन इनपुट्स अवेलेबल है हमारे पास, जे के और क्यू। और यहाँ पे हमने बी की इनपुट पे कोई सर्किट लगा देते हैं, तो यहाँ पे ये जो सर्किट है ये क्या आता है। तो तीन इनपुट्स के जो पॉसिबल कम्बिनेशन हैं वो अगर हम ट्रुथ टेबल में लिख लें और उसकी आउटपुट को हम सिंप्लीफाई कर लें तो हम ये इक्वेशन हासिल कर लेंगे। तीन इनपुट्स के पॉसिबल कम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तीन इनपुट्स कौन कौन सी, एक जे, एक के और एक प्रीवियस आउटपुट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप क्यू ऑफ टी। तो इनकी पॉसिबल कम्बिनेशन है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये तीन इनपुट्स के 8 पॉसिबल कम्बिनेशन हैं। अब हम देखते हैं कि आउटपुट क्या होगी। हमने देखा है कि जे के जब 0 0 हो तो वो प्रीवियस वैल्यू में कोई चेंज नहीं लाता। जे के 0 0 हो और प्रीवियस वैल्यू क्यू भी 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, 0 आएगी। जे के 0 0 हो और प्रीवियस वैल्यू 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, 1 आएगी। क्योंकि इस कंडीशन में जब जे के 0 0 होते हैं तो ये प्रीवियस वैल्यू में कोई चेंज नहीं लाता, तो आउटपुट क्या आएगी, 0 और 1। इसी तरह जब जे के 0 1 हो और प्रीवियस वैल्यू 0 हो तो क्या आएगी, 0 आएगी, प्रीवियस वैल्यू 1 हो फिर भी क्या आएगी, 0 आएगी। क्योंकि 0 और 1 पे जे के क्या करता है, रीसेट करता है, तो आउटपुट इन दोनों केसेस के लिए क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। इसी तरह 1 0 पे जे के 1 0 हो तो प्रीवियस कुछ भी हो तो आउटपुट 1 आ जाएगी, क्योंकि ये सेट कर देता है। तो इन दोनों केसेस के लिए आउटपुट क्या आ जाएगी, 1। और आखिरी दो केसेस के लिए
तो जे के 1 1 हो तो वो प्रीवियस वैल्यू को कम्प्लीमेंट कर देता है, तो 0 होगी तो इधर 1 आ जाएगी, तो और 1 होगी तो इधर 0 आ जाएगा, प्रीवियस दो वैल्यूज कम्प्लीमेंट होंगी। अब ये हमने टोटल 3 इनपुट्स थी, इनके 8 कॉम्बिनेशन। ये कोई भी फंक्शन है, बूलियन फंक्शन, जिसकी ये आउटपुट्स हैं, ये उसकी मेन टर्म्स हैं, जो कि 1 है, 1 मेन टर्म नंबर 5 6 और 7, ये इन जगहों पे ये फंक्शन 1 है, बाकी जगहों पे 0 है। तो इसको सिंपल हम के मैप से सॉल्व करें इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स जे के और क्यू, हम सॉल्व करके जो इक्वेशन निकालेंगे वो क्या आएगी, वो वही इक्वेशन आएगी। तो नेक्स्ट स्टेट की क्या इक्वेशन आएगी, इस आउटपुट की क्या इक्वेशन आएगी, के मैप से सिंप्लीफाई करें तो जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। ये हमने डेरिवेशन देख ली कि जे के की इक्वेशन ये कैसे आती है, जो कि हम इधर इम्प्लीमेंट करते हैं और डी फ्लिप फ्लॉप से जे के फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने फ्लिप फ्लॉप्स कैसे डिज़ाइन होते हैं लैच से, कौन कौन से बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स हैं, डी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होता है, और ये डी फ्लिप फ्लॉप से दूसरे दो फ्लिप फ्लॉप कैसे बनते हैं। तो आज का लेक्चर ये सिर्फ फ्लिप फ्लॉप उसकी टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स पे था। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो अपकमिंग ऑनलाइन जो हमारा सेशन होगा उसमें आप इस लेक्चर के क्वेश्चन ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।